एक जन्मदिन जिनका है उनके लिए। अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये बताया क्यों नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए था। ये अच्छा है कि हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज फिर हम आप लोग मिल रहे हैं। जहां से शुरू कर रहे हैं, मैं अपने पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने कई महत्वपूर्ण नेता, देश के रहे प्रधानमंत्री, समाजवादी चिंतक, समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ काम किया, नेताजी के साथ लगातार काम किया। एक बहुत लंबा उनका राजनीतिक रास्ता और संघर्ष का रास्ता रहा। ऐसे समाजवादी नेता जो हमारे साथ लगातार समाजवादी सिद्धांतों को, समाजवादी विचारधारा को, और जो विरासत में हमें समाजवादी आंदोलन मिला है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए, और मंत्री तो रहे, कई बार सदन में गए, नेता प्रतिपक्ष रहे, और आज भी, हालांकि पुराने इतिहास में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इधर के हाल में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने अगर कोई धुआंधार या जबरदस्त और निडर लीडर ऑपोजिशन कोई रहा हो जो जवाब देता था, वो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी। आज उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन के दिन मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, और जितने भी साथी हैं उनकी तरफ से। वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और हम लोगों को इसी तरीके से आशीर्वाद भी दें और राजनीति की ऊंचाइयों तक भी आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी पहुंचे। ऐसी हमारी इनके साथ सभी की शुभकामनाएं। जय श्री राम। और दूसरा, मैं जब तक इनको प्रधानमंत्री नहीं बना लूंगा तब तक मरूंगा नहीं। नहीं, बहुत सम्मानित हैं और बहुत आज इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं के संपर्क से बहुत सारे साथी जिनका नाम अभी लिया गया है पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी आंदोलन में आप लग करके हमारे साथ मदद करेंगे। आने वाले समय में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें हमारा पूरा ईमानदारी से आप लोग सहयोग करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको हमेशा राजनीतिक सम्मान हम लोग देते रहेंगे। वहीं दूसरा, हमारे साथ राजा यादव, उसके साथ साथ जो उनका नाम जुड़ गया है, किसी जमाने में वो टार्जन फिल्म आई थी, फिल्म भूल से गए थे लोग, लेकिन इधर रील सोशल मीडिया के जमाने में राजा यादव ने और बिहार के टार्जन ने दोबारा वो याद दिला दी कि कोई फिल्म टार्जन भी बनी थी हिंदी में और अंग्रेजी में भी। और जो रफ्तार है उनकी, जो रफ्तार है, जिस तरीके से वो एक्सरसाइज करते हैं, जो रफ्तार उनकी है, उसको देख करके, उससे भी इंस्पायर होकर के बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे इन्हीं की तरह, टार्जन की तरह लगातार रील्स डाल रहे हैं लोग। हमें इनको बधाई देने के लिए बुलाया है, इन्हें इनका सम्मान करने के लिए बुलाया है और इनका वीडियो बाद में देखेंगे। हमें खुशी है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ दिमाग के लिए स्वास्थ्य बहुत बेहतर है, होना चाहिए। और हेल्थ को बनाए रखने के लिए समय और सही खाना, समय और सही खाना, ये भी बताता है इनका शरीर जो देखते हैं हम लोग, कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी काम में इतना डेडिकेशन दिखाए और इतना समय लगाए तो किसी भी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करते होंगे तो कई घंटे एक्सरसाइज करते होंगे, तब ये शरीर बनाया। और शरीर भी भगवान ने ऐसा बनाया है, गाड़ी ज्यादा चलाओगे तो बताओ टायर बदलना पड़े, कोई और रिपेयर करना पड़े, मेंटेन करना पड़े। लेकिन हमारे भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है कि शरीर से जितनी मेहनत लोगे उतना ही चमकेगा शरीर।
जितनी रफ्तार आप ले आओगे उतना ही हार्ट अच्छा बोलेगा, हार्ट अच्छा चलेगा। ऐसे राजा यादव को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वहीं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन और उन्होंने जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, समाजवादी सरकार में समय समय पर हम उन महान विभूतियों को सम्मान करते थे। अगर किसी ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया तो उसको सम्मान देते थे यश भारती से। और एक समय तो ऐसा है कि जब सुझाव आया कि अलग अलग अवार्डीज जो हैं उन अवार्डीज को कोई सम्मान मिलना चाहिए, तो समाजवादी सरकार में अर्जुन अवार्डी रहे हों, यश भारती रहे हों या अन्य अवार्ड से अगर कोई सम्मानित हुआ है तो हम लोग उनको सम्मान राशि हर महीने दिया करते थे। इस सरकार ने न केवल यश भारती छीना है लोगों से और उत्तर प्रदेश के तमाम हमारे प्रतिष्ठित अच्छे लोगों से, उसके साथ साथ सम्मान राशि भी छीन ली। ऐसी सरकार है। इसलिए हम इस मौके पर आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हिंदी संस्थान, राज्यसभा, लोकसभा हर जगह रहे हैं, कवियों से अच्छा संपर्क रहा, न जाने कितने कवियों को इन्हीं के माध्यम से परिचय हुआ और वो उत्तर प्रदेश में सम्मानित भी हुए समय समय पर। मैं चाहूंगा कि हमारा अपनी बात मैं यही खत्म करता हूं, बस इतना कहता हुआ कि स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में जो लोग होंगे जिनको समाजवादी सरकार में सम्मान मिलता था, सम्मानित करते थे, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड रहा हो और चाहे यश भारती, और यश भारती के बाद जो सम्मान मिलता था, चाहे वो अर्जुन अवार्डी रहे हों या देश के अन्य अवार्ड उन्हें मिलते थे, समाजवादी सरकार बनने पर पुनः उसी तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो टैलेंट है, जो बाहर भी अगर है, उनको भी सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। सूची लंबी है, लेकिन मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि जरूर अपनी बात रखें। कल भी एक शायर था आया था। जब आएगी कोई मुसीबत तो अल्लाह के आगे सर झुके होंगे, अगर अल्लाह ने चाह लिया तो आप 2029 के प्रधानमंत्री होंगे। ये रील की तरह मत अपना डायलॉग मार, ये अब नहीं बुलाया करेंगे अंदर। ये क्या है? ये कुछ लोग फेमस होने भी आ रहे हैं। ये वो जो अभी एक दिन मसला हुआ है यहाँ पर, बाद में पुलिस भेज दी, तो बाकी आप सब जानते चीजें। पुलिस अगर आ जाए घर में तो क्या ना बदल जाए आदमी, कैसे ना बदल जाए। तो पुलिस भेज के भी चीजें बदल लेते हैं लोग, हैं? अच्छा, पुलिस नहीं और भेज दोगे अधिकारी तो अच्छा बुरा हो जाएगा कि तुम अच्छे हो ये बुरे हैं। अच्छा, पुलिस के माध्यम से होता है ये सब। खैर, आओ ना। हाँ, इनके लिए टोपी मैं बाद में लाऊंगा कहीं से। कोई दुकान है अच्छी? नहीं, दुकान कोई अच्छी हो तो बताओ ना। नहीं मिलती होगी या कहीं और भी। इसको पहना नहीं, इसको भी पहनाएंगे। अभी इसका चेक, अभी 3 होंगे, एक उसका भी दे और चेक। आओ, आइए। देखिए, आपकी वजह से ये सब हुआ। हाँ, ये क्या है? ओहो, ये होता है, ये आपने याद दिलाया, इस वजह से ये सब हो रहा है। वो एक और शो आओ राजा। हो जाते हैं। आइए आगे हो। आदरणीय अध्यक्ष जी,
समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र और हम लोगों के ये गौरव हैं समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी साहब के जन्मदिन की बधाई देता हूं। और ये बड़े प्रखर समाजवादी रहे हैं और अब आज इस पर मौका नहीं है, वरना इन पर भी एक बात कही जा सकती थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, एक अंग्रेजी में एक ह्यूमन रिसोर्स शब्द होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि मानव के जो समाज की जो कार्य क्षमता है, शैली है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2002 के आसपास यश भारती प्रारंभ किया था और हम लोगों से बात करके वो ये कहते, उनका मानना था कि समाज के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कविता हो, संगीत हो, खेल हो, चाहे वो लेखन हो, साहित्यकार हो, उर्दू हो, हिंदी हो, गाने वाले हों, भजन गाने वाले हों, संगीतकार हों, और यहाँ तक कि फिल्मों में जो काम करते थे उनको भी, तो वो ये कहते थे कि इनसे समाज का किसी समाज के बड़प्पन का पहचान होते हैं ये लोग, इसलिए उनका सम्मान इसलिए किया जाना चाहिए जिससे उनसे प्रेरणा लेके और भी लोग उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। ये एक सोच है, बाकायदा दर्शन है जो समाजवादी दर्शन से जुड़ा हुआ है कि समाज को कैसे हम आगे बढ़ाएं और कैसे सबको उस स्तर पर ला सकें जो बड़े से बड़े लोग आते हैं, आइकॉन्स जिन्हें कहते हैं। तो उनको वो यश भारती दिया करते थे। अब यश भारती जो था वो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा था जिसमें उन्होंने यश भारती न दिया हो। यहाँ तक पहलवानों को दिया और उन्होंने खिलाड़ियों को दिया, बच्चों को दिया, पढ़ाई में जो होशियार होते थे दिया। हम लोगों कवियों को तो शायद जितना सम्मान साहित्यकारों का और कवियों का समाजवादी पार्टी ने किया है नेताजी की प्रेरणा से, और बाद में अखिलेश जी ने भी उसको निरंतर रखा है। नेताजी ने यश भारती दिया तो हमारे अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक साहित्य शिरोमणि और देना शुरू किया था, वो लेकिन वो ज्यादा नहीं दे पाए 2-4 लोगों के अलावा। तो इसलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा जरूरी होता है कि जो लोग अपने क्षेत्र में कोई बड़ा काम करते हैं उनको ये पता चले कि समाज ने हमारी रिकॉग्निशन ली, हमारी काम को पहचाना, तो उससे उन्हें एक संतोष भी होता है और दूसरे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। तो नेताजी ने इस तरह से बहुत सम्मान दिया था यश भारती का और उसको बाद में हमारे अध्यक्ष जी ने कायम रखा। लेकिन इस सरकार ने, आपने तो पेंशन और देना शुरू किया था कि भाई जो लोग इतने होते हैं जो काम में लगे हुए अपने काम में और बेफिक्र होकर लग सकें, इसलिए पेंशन देना शुरू किया था। ये समाजवादी सोच का एक हिस्सा था, लेकिन उसको ये इन लोगों ने जो आज सरकार है वो नहीं समझ पाई और उन्होंने वो यश भारती भी बंद कर दिया और इस तरह के जितने और भी मिलते थे पुरस्कार वो सम्मान बंद कर दिए। और मैं नहीं समझता हूं कि किसी का सम्मान करना इस सरकार ने किसी साहित्यकार का, किसी कलाकार का, किसी खिलाड़ी का किया हो, मुझे याद नहीं है। तो मैं उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन मैं बधाई देता हूं। ये इन लोगों को बहुत लंबी सूची है, इन सबको पढ़ दूं मैं? हाँ, पढ़ दीजिए। ये जो है इनको वो दिया जाए। ये है अनूप जलोटा, पढ़ दीजिए। लोधी मोहम्मद श्री खान इलियास बेकल उत्साही। अच्छा, बेकल उत्साही साहब और हमने तो बड़े बहुत दिनों काम किया, इसमें नाम तो हमारा भी होना चाहिए क्योंकि हमको और नीरज जी को साथ साथ मिला होगा ना नाम, पहले मिल गया। देवी प्रसाद पांडे अधिक लिटरेचर, खुशबीर सिंह साध लिटरेचर। खुशबीर सिंह साध बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी लिटरेचर, डॉक्टर विष्णु सक्सेना लिटरेचर, हामिदुल्लाह हामिद हादी लिटरेचर, पंडित राजन एंड साजन मिश्रा, अनूप जलोटा जो बहुत बड़े गायक हैं और उन्होंने एक कविता हमारी भी गाई है, वो उनका भी है।
और सुभा मुदगल जी, बहुत बड़े बड़े नाम है, अनूप जलोटा, सुभा मुदगल, सुभा रविंद्र जैन, पंडित विकास महाराज। अच्छा, उसमें जो तबला वादक थे, संगीतकार, सब बहुत लंबी लिस्ट है ये। कुछ बोल दीजिए। हाँ, उसमें से राजकुमार वर्मा हैं और कृष्ण कन्हैया, गोविंद कन्हैया, पेंटर हैं ये लोग, और वे वेट लिफ्टर हैं, पेंटर हैं, पब्लिक थिएटर वाले हैं, हॉकी वाले अशोक कुमार सिंह को दिया, मुनव्वर अंजर जूडो हॉकी में। हाँ, तो ये बॉक्सिंग, हॉकी, सेलिंग, चेस में श्वेता प्रियदर्शनी, और स्पोर्ट्स इनको ये दिए हैं सुधीर मिश्रा फिल्म डायरेक्टर, विशाल भारद्वाज फिल्म डायरेक्टर, अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर, अशोक चक्रधर तो सभी जानते हैं लिटरेचर, और अन्वय सिन्हा, अपर्णा कुमार, ब्रिगेडियर टी प्रभाकर, स्तवी अस्थाना, राजू श्रीवास्तव हास्य रंगकार को नहीं रहे, हेमंत शर्मा, और अनवर जलालपुरी ने गीता का उर्दू में गीता का ट्रांसलेशन किया था और आपने उसका उद्घाटन किया था। सीमा पुनिया, जयवीर सिंह, मेजर AK सिंह, कमला श्रीवास्तव, अभियान शर्मा, सुनील जोगी लिटरेचर, गोपाल चतुर्वेदी हमारे लखनऊ के गौरव हैं, वो पत्रकार बंधु जानते होंगे, गिरजा शंकर लिटरेचर, सुनील कुमार राणा, काशीनाथ यादव बिरहा गाते हैं, आफ्ताब साबरी बहुत बड़े कव्वाल हैं, असलम वारिस, ज्ञानेंद्र पांडे, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार चावला, और नसरुद्दीन शाह, बताइए इतना बड़ा नाम है, नसरुद्दीन शाह, सौरभ शुक्ला, सुमन चक्रवर्ती, बशीर बद्र साहब का भी है नाम, बशीर बद्र बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, मैं समझता हूँ सबसे बड़े शायरों में उनका नाम आता है, स्वरूप कुमार बख्शी, सुबह अनवर एजुकेशन, राकेश कपूर, सैयद मोहम्मद, योगेश मिश्रा, कुमार रहमान, मनोज बेगम, हबीबुल्ला, पंडित विश्वनाथ, डॉक्टर रतीश अग्रवाल, राज किशन मिश्रा, राजेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार, महेश्वर तिवारी, अनिल चेप, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सर्वेश अस्थाना, उमा, इनको तो सभी जानते होंगे लखनऊ वाले, उमा, दीपक राणा, रवि कपूर, दीपक और राम रतन, डॉक्टर शिवानी, अशोक निगम, अर्जुन वाजपेयी, विजय शेखर गार्गी और राम मिलन यादव, रेसलिंग, रमाकांत यादव, आत्मप्रकाश मिश्रा, चक्रेश कुमार, नूर आसावा, वारुण कुमार और गोपाल दास नीरज, और अंतिम नाम में अब इसलिए नहीं लूंगा कि वो ठीक नहीं रहेगा, वो आप ही है लगता है। हाँ, इन लोगों को ये पुरस्कार देने के पीछे एक दर्शन था और बड़ा स्वस्थ दर्शन था, वो ये कि समाज को किस तरह से अच्छी तरफ से, आज जो लोग, बहुत से लोग गलतियां करते हैं, नौजवानी में लोग, उनसे गलतियां होती हैं कोई, तो उनसे मोड़ने के लिए अगर किसी का एक कविता में मन लग जाए या किसी चित्रकला में लग जाए या पहलवानी की तरफ चला जाए तो उसका मन बुराई की तरफ नहीं जाएगा। तो ये समाज को अच्छा बनाने का एक अच्छा प्रयास था जो नेताजी ने शुरू किया। बाद में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बराबर उसको जारी नहीं रखा बल्कि उसको और गौरव प्रदान किया और पेंशन भी दी, लेकिन अब वो बंद हो गया है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज जो दी है राजा बाबू को, उन्होंने जो दिया है उनको भी बहुत बधाई देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने ये कार्य कम से कम याद तो किया है। एक दिन बुलाएंगे सब लोग अवार्डी। हाँ, अवार्डी और लोगों के भी छूटे, जहाँ से शुरू हुआ था नेताजी खुद ही देने गए थे इसमें अमिताभ बच्चन जी के पिताजी को।
सबसे पहले नेताजी ही देने गए। ये जो पहली सूची, दूसरी, तीसरी वो इसमें नहीं है। बड़ी संख्या में नाम छूटे हुए हैं जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे। अगर आप अनुमति दें तो मैं नेताजी का बड़प्पन देखिए कितना था। नेताजी ने एक दिन हमको बुलाया कि ये सैफई का मेला जो शुरू होता है उसका उद्घाटन कर लिए, कोई नाम बताइए। तो हमने कई नाम बताया। बोले किसी साहित्यकार का नाम बताइए। तो हमने कहा साहित्यकार से करवाएंगे। तो मैंने केदारनाथ सिंह जी का नाम लिया, जेएनयू के प्रोफेसर थे, और उन्होंने उनको बुलाओ और सैफई उद्घाटन का केदारनाथ सिंह ने आके वो किया था। ये सम्मान देना जो था साहित्यकारों को और बड़े कलाकारों को, ये उनके स्वभाव में था। इसीलिए आप लोगों को बुलाया है आप लोग इसमें सहयोग करें हमारा। इसमें थे पत्रकार, नाम पढ़ लिया, आप मुस्कुरा गए थे, मैं देख रहा था। पत्रकार थे, बहुत थे इसमें काफी लोग। हाँ, पत्रकार थे इसमें काफी लोग। कितने? नहीं, वो नहीं। देखिए 37 करोड़ और उनका कुल आंकड़ा जो सरकार बता रही है, जो समय समय पे सरकार जानकारी देती है, वो लगभग 200 करोड़ का है कि 200 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। आपको याद होगा सदन में भी ये बात हम लोग पूछते थे कि पेड़ लगाने के लिए जगह कहाँ है, और मैं आंकड़ा उनको देता था इटावा का, जिसमें एक साथ 1,24,000 या 34,000 पेड़ लगाए गए थे। वो लगभग 1,000 एकड़ जमीन थी। तो अगर 1,000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं, तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। मैंने आपको बताया, ये कल भी जब हम और चौधरी साहब हजरतगंज से गुजर रहे थे तो गवर्नर हाउस में तो आपने देखा होगा एक प्लास्टिक का दरवाजा बन गया है। अब वो अंदर आरसीसी है प्लास्टिक, वो पता नहीं मुझे, लेकिन दाएं हाथ पर जितने पेड़ मोलश्री के लगे हैं वो समाजवादी सरकार के लगे हुए हैं। जब पुल के आगे निकल जाते हो तो टबूबिया दिखता है आपको। कालिदास मार्ग में आ जाओगे तो टबूबिया दिखेगा, क्रोसिया दिखेगा, और जितने भी पेड़ हो सकते हैं कनक चंपा से लेकर के सब पेड़ लगते दिखाई देंगे आपको। लोहिया पथ पे क्रोसिया दिखाई देगा आपको, क्रोसिया। और फिर जब फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं वेव की तरफ, वो टबोबिया दिखता है। फरवरी मार्च में आप देखेंगे पर्पल फ्लावरिंग होगी उसमें। और जहां पर ये जो चौराया बड़ा बना है, क्या नाम है इसका, 1090 के लेफ्ट साइड में आगे वाला समता मूलक, तो उसमें देखेंगे आप गुलमोहर का कुछ एक ग्रुप बनाया गया है जो आपको सबसे ज्यादा गर्मी में फ्लावरिंग दिखाई देती है। फिर जो प्रतिमाएं लगी हैं उसके पीछे वो ट्रीज हैं जो रेनी सीजन में फ्लावर करेंगे, व्हाइट रंग का फूल आएगा उस पे। उसको कॉर्क ट्री भी बोलते हैं क्योंकि वो पहले जो दवाइयों के ऊपर जो ढक्कन बनते थे उसी पेड़ की लकड़ी से बनते थे। तो अब इतनी हो सकता है इस सरकार लगा रही हो पेड़ लगा रही है सरकार। और देखिए क्या है इमोशनल, एक पेड़ मां के नाम। अब हम और चौधरी साहब ने नारा ही नहीं बनाया कि हम और चौधरी साहब साथ साथ लगाएंगे पेड़, साथ साथ लगाए, बताइए। और आज भी जो दो देखेंगे आप पारिजात, हमारा तो सीधा चल रहा है एकदम, चौधरी साहब थोड़ा टेढ़ा चल रहा है वो बगल में बरगद और फाइकस आ गया इसकी वजह से, उनका थोड़ा छांट देंगे तो ये भी सीधा जाएगा क्या उनके पेड़ लगाने का तरीका सोच लो आप, बस एक इवेंट है उनके लिए इवेंट है केवल। और अगर आप रिवाइंड करें अखबारों की न्यूज एड, तो यह सरकार में होता है और आपकी सरकार में भी काउंट हुआ था। और हम लोगों ने टारगेट 50 करोड़ का लगाया था पर डे, और उस समय ग्रीन एरिया आइडेंटिफाई हुए थे कि भाई आप किधर लगाएंगे, ग्रुप में लगाएंगे पेड़। और अगर आप कैनाल के बगल में जाएं वहां पर, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आप पकड़ते हैं
तो पूरा जो कैनाल के किनारे सड़क पे लगे हुए पेड़ जो ग्रुप में लगे वो सब हमारी सरकार के हैं। और आगरा लखनऊ पूरे एक्सप्रेस वे पेड़ लगे हुए हैं, तो वही नकल कर रहे हैं और क्या नई चीज कर रहे हैं बताओ आप? क्या लगा रहे हैं? वही नकल कर रहे हैं और क्या है? कोई अच्छा काम नहीं सरकार कर रही है। यही गुजरात मॉडल है, जितनी जल्दी जान जाओ उतना ही अच्छा। और वो बहुत बड़े हिस्सों को जोड़ता था, बहुत बड़े हिस्से को जोड़ता जो पुल गिर गया। और पुल ही नहीं गिरा, पुल वहां गिरा सो गिरा। मुखर्जी जी ने जो सड़क बनाई आप सोचिए, एक सड़क गोरखपुर लिंक बनी 7,000 करोड़ की लगभग, लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है 7,000 करोड़ का लगभग, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वो लगभग 4,000 करोड़ का बन रहा है, 7-7 14 प्लस 4 18,000 करोड़ रुपए का। और बताओ फतेहपुर में गांव की महिलाओं ने मिलकर के बांस का लकड़ी का पुल बनवाया, उसको प्रशासन ने तोड़वा दिया। कहां 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं अच्छा करना चाहते। गांव गरीब जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है। अक्सर देखने को सुनने को मिलता है कि ये पुल यहां नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है बच्चों को। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहां स्कूल बंद मिला, बताइए आप। एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला उन्हें। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सोचिए आप, दुर्भाग्य क्या है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। कितना मुश्किल से बच्चों को भेजा जाता है। आप सब जानते हो, सबके बच्चे हैं। शुरू में अगर स्कूल भेजना हो तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी मुश्किल से स्कूल भेजा जाता है बच्चों को। और यहां अपने आप जा रहे हैं बच्चे स्कूल पढ़ने, वहां ताला मिला लगा हुआ। और कई जगह तो वादा किया, ये अयोध्या का ही है, बताइए, कंपोजिट विद्यालय, जहां पर सरकार ने खुद कहा कि हम बनाएंगे, और 5 किलोमीटर ऊपर चल के आना पड़ेगा तब स्कूल मिलेगा। ये प्रदेश ऐसा भी है जहां 2 मुख्यमंत्री एक साथ बैठे थे एक ही ऑफिस में। इस सरकार में हर एक में झगड़ा शुरू हो गया है और झगड़ा बंटवारे का शुरू हो गया है। किसी जिले में आप पता कर लें, उठा लें, जानकारी कर लें, झगड़े शुरू हो चुके हैं। सरकार के मंत्री ने नंदगोपाल को लेटर लिख रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करते रहे हैं, हम स्मार्टफोन बांटना चाह रहे हैं, अधिकारी टैबलेट बांटना चाह रहे हैं, योजनाओं को लटका कर रखा जाता है, 3,000 करोड़ रुपए वापस चला। केवल एक विभाग में नहीं, मंत्री और अधिकारियों में कई विभागों में सूचनाएं मिल रही हैं। और इधर जब समय कम बचा है तो ज्यादा सुनने को मिल रहा है। ये 9 साल पहले क्यों नहीं टैबलेट और लैपटॉप बांटा गया था? आज ही क्यों बांट रहे हैं आप? आज ही क्यों याद आया? इसी तरह सुनने में आया कि कोई एक विभाग है सूचना आयुक्तों का, उसमें भी झगड़ा हो गया अधिकारियों के बीच में। अधिकारी झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जहां लागू होता है वहां पर अधिकारी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहा है, मंत्री अधिकारियों के खिलाफ लिख रहे हैं। एक विभाग में ट्रांसफर होना था, उसका डायरेक्टर ही भाग गया। डिप्टी सीएम चिट्ठी लिखे बताओ मुख्यमंत्री को, डीसीएम लिखे ओसीएम को चिट्ठी। वो एफसीएम के चक्कर है, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर जो एफसीएम है, उन्होंने ओसीएम को चिट्ठी लिखी। अब इसकी जानकारी नहीं मुझे। सर, यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए कहा जा रहा है, वहां बात बोल रही है, लोग जानते हैं।
झगड़ा दूसरे तरह का है, वहाँ कुछ और झगड़ा चल रहा है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। स्कूल बंद होने के बाद टीचर जो है वो भाषा पे हम लोग बोल चुके हैं, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दें, और जिनको भाषा बढ़ाना है यूपी में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करें। भाई हम लोग भी मराठी सीखें, 1,000 करोड़ लगाओ यार, हम सब लोग सीखेंगे थोड़ी थोड़ी मराठी, इसमें क्या दिक्कत है भाई? यूपी में लाइए ना पैसा, किसने मना किया? और नहीं मानते, अयोध्या में लगाइए, प्रभु श्री राम जी की धरती पर, वहीं पर लग जाए 1,000 करोड़ का, हर भाषा का बन जाए एक सेंटर। अखिलेश जी, राहुल जी आज बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और कई दूसरे एजेंडे के साथ। इलेक्शन कमीशन को लेकर के हर एक को शिकायत है। वो मैंने कल रोका था एक व्यक्ति को, है वो नहीं है? अरे कहाँ है भाई? अरे तुम्हें तो बुलाया था भाई, दिमाग से। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस सवाल पूछा। आइए आगे आओ, ये देखिए आप, इनसे कहूंगा एक बार थोड़ा सा बोल दें। ये वो साथी हैं जिनको हम लोगों ने चुनाव के समय पर, आइए देखिए आप, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देना, ठीक है? अब ये कागज समझ लीजिए, इतने कागज, इनको दिखाओ कागज एक एक करके। अभी नहीं बता, पेपर ऐसे ही दिखाते रहो, इनका करस्पॉन्डेंस का दिखाओ। ये भी मैं अभी नहीं बोलो, नहीं दिखाते रहो बस। ये करस्पॉन्डेंस किया है, इनके परिवार का बोर्ड डिलीट कर दिया, इतना मैं रजिस्ट्रेशन, और बीएलओ ने जानबूझ करके इनका बोर्ड डिलीट कर दिया, इनके परिवार के लोगों का। इन्हें लड़ना पड़ा, और कितने साल की लड़ाई लड़नी पड़ी इन्हें? 6 दिन है? 1 साल 6 दिन, 1 साल 6 दिन। सोचिए आप, तब एफआईआर दर्ज हो पाई है बीएलओ पे। बताइए ये सब वहां, बताओ माइक से बताओ, जाओ कागज भी दिखाओ माइक से वहां। ये हालत है, सोचिए। और हम लोगों ने 18,000 वोटों की वो दी थी सूची, वो आपका ये कागज है। 18,000 वोट वो जो डिलीट कर दिए गए थे 22 में, 19 में वोट डाला था जिन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन, आप बताओ, यूपी के चुनाव में, अयोध्या का चुनाव, सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया था कि एक्स्ट्रा वोट कितना डालना है। एक बुजुर्ग 5 वोट डाल के आए थे, कितना वोट डाल के आए? 6 वोट डाल के आए थे। बाद में उन्हें समझाया गया, जैसे वो पुलिस भेज के समझाया जाता है, तो वो भी कुछ और बात बता रहे थे। अच्छा, आपने मिल्कीपुर का चुनाव देखा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे टारगेट था, और शिक्षा विभाग का जो सबसे ज्यादा बदनाम अधिकारी था वो ही पोस्टिंग कर रहा था वहां पर। सबसे बदनाम, जिसके ऊपर एफआईआर है, वही व्यक्ति पोस्टिंग कर रहा था। सोचिए कि कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहां बनेगा। एक आपने चुनाव मुरादाबाद का देखा होगा, पूरा चुनाव लूट लिया। बताइए आप, बीजेपी 1 लाख कितने वोट से जीती? कुंदरखी का 1 लाख से ऊपर वोट से जीती। वहां वोटर इस बार 1 लाख से हराएगा उन्हें। वोट डालने का मौका मिल जाए तो 1 लाख से हार के आएंगे। मीरापुर का किसने नहीं देखा? पुलिस वोट डालने गई, कुंदरकी में पुलिस ने वोट डाला प्राइवेट ड्रेस में। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि हम 45 डेज के बाद रख नहीं सकते डेटा। वो इसलिए क्योंकि बाद में चोरी पकड़ी जाएगी। जब एक वोट, इन्हें अपने परिवार का वोट बनवाने के लिए कितना लड़ना पड़ा। सोचिए, जो वोट निकाल दिया था इनके परिवार के लोगों का। बता दो, 1 मिनट फिर खत्म करें। मैं राकेश यादव, सिद्धार्थनगर। मैं समाजवादी पार्टी में सक्रिय सदस्य हूं भी, और पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी हूं। मेरी पत्नी गांव पे ही पढ़ाती है, वो डेली स्कूल पे रहती हैं, उनका भी नाम काट दिया गया। पिताजी हमारे गांव पे ही रहते हैं, उनका भी नाम काट दिया गया। हमारे पास 30 बीघा खेत है, सारी बाग बगीचा गांव पे है। मेरा भी नाम, मेरे 3 परिवार के नाम थे, तीनों काट दिया गया। उसके बाद मैं जन सूचना मांगा कि मेरा किन कारणों से नाम काटा गया, तो जन सूचना में बीएलओ ने लिख के दिया कि आधार कार्ड न देने के कारण नाम काट दिया हूं। वो भी मेरे पास है। ये जन सूचना का ये वो है बीएलओ द्वारा जो दिया गया, इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड न देने के कारण नाम काटा हूं। जिन जिन व्यक्तियों का काटा गया वो नीचे दिया है। इसमें दिया है शेषनाथ, स्वामीनाथ, सिप्टेट, नादिमा खातून, साफिया सिप्टेट, धनदेई मृतक, बेचन, करमचंद गांधी,
हरि प्रताप, ऐसे ऐसे लोग, बहुत लोगों का नाम कटा है। लेकिन मैं टारगेट अपने ही परिवार से बनाया, चूंकि मान लीजिए अगला न स्टैंड करे तो हम बैक हो जाएंगे, तो इसलिए हम अपने को ही स्टैंड करके जो है लड़ा। और उसके बाद मैं चुनाव आयोग से भी मांगा कि क्या क्या कागज में बीएलओ को दिया जाता है नाम काटने, क्या आधार कार्ड न देने के कारण नाम काटा जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने भी दिया था हमको, उन्होंने दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ये सब फॉर्म भरने के लिए सब प्रक्रिया दिया। उसके बाद यहाँ दिया है कि मद 5 आधार के ब्यौरे प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5 खा पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए, न कि काटा जाए। और फिर यहाँ दिया, कृपया ध्यान दें कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। तो ये सब देने के बाद मैं भैया उसके बाद डीएम साहब को एप्लीकेशन लिखा, भारत मुख्य निर्वाचन को लिखा, तो भी नहीं कुछ सुनवाई हुआ। तो उसके बाद मैं आया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक वीडियो मैंने देखा कि पिछला वोटर लिस्ट में जिसका नाम हो और इस वोटर लिस्ट में नाम कटा हो, वो दोनों वोटर लिस्ट लेकर के आए, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करवाया जाएगा। तो हमको और ऊर्जा मिली, मैं वहां से और बढ़ा। उसके बाद जब डीएम साहब को लिखा नहीं हुआ तो पार्टी कार्यालय आया। पार्टी कार्यालय आया तो प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला। प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको राधे श्याम भैया के पास भेजे, राम वृक्ष भैया के पास भेजे। उसके बाद वहां गया, सारी बात बताया, कागज दिया, चला गया। यहाँ से फिर लेटर टाइप हुआ, वो लेटर भी यहाँ है जो यहाँ से टाइप हुआ था। हाँ, ये है भैया, ये जो है पार्टी कार्यालय से ये जो है निर्गत हुआ। दिखा दो। उसके बाद ये होने के बाद ये पेपर एफआईआर, तब जाकर के एफआईआर कॉपी है। एफआईआर ये दर्ज हुई जब चुनाव आयोग डीएम साहब को 2 बार रिमांडेड भेजा, तीसरी बार फिर जब टाइट किया है तब डीएम साहब ने वहां बुला करके अधिकारियों को, तब जाकर के मुकदमा कायम करवाए। एफआईआर की कॉपी है और पेपर में भी निकाला, ये पेपर की कॉपी है, ये सब पेपर की कॉपी है भैया। नाम ऑनलाइन कर दिया, अभी सूची लिस्ट में नहीं आई है। चलो वो तो ठीक है, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। नहीं तो एक तो ये है, मतलब एक वोट, हम लोग कितने वोट से हार गए? 1.5 लाख वोट ज्यादा मिला हो तो हम चुनाव जीत गए होते, सरकार समाजवादियों की होती। तो एक एक वोट वो नजर रखते कैसे काटना है, शिफ्ट किसका करना है। शिफ्ट कर दिया, 3 किलोमीटर दूर जाइए वोट डालो। अब 1500 से 1200 कर रहे हैं तो 300 वोट शिफ्ट होंगे। किसकी सरकार है? बीजेपी की है। डीएम किसकी सुनेंगे? सरकार की सुनेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नाम की टेक्निकल एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो एकदम निश्चित रहिए। लेकिन ये चुनाव वाले दिन मैंने देखा तो तमाम हिंदुओं के, मुस्लिमों के सभी के नाम गड़बड़ होते हैं वोटर लिस्ट में। लेकिन हिंदू तो बसपा को दे रहा, सपा को दे रहा, भाजपा कोई नहीं जानता। लेकिन आपका जो बेस वोटर है, यादव और मुस्लिम, जहां जहां उनकी बाहुल्यता है, इतना स्टिकनेस लगा देते हैं। अगर नाम में अली नवाज लिखा तो आप वोट नहीं दे सकते, सन्नो बानो की जगह सन्नो। ये सब जानते हैं, जितने बैठे लोग हैं ये सब जानते हैं। वार्ड है वहाँ 350 मुस्लिम वर्गों को रोके थे। और मैं कह रहा हूँ नगर पालिका से 50 मुस्लिम वार्ड ऐसे हैं मुस्लिम बाहुल है। अगर 300 वोट भी रोके तो 15,000 वोट खराब हुई और मैं 3,000 वोट से चुनाव हार गया। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा यादव मुस्लिम हो तो हमारा पार्टी का। अरे 22 का तो बेईमानी से सरकार बन गई, तभी दिल नहीं लग रहा इन लोग काम करने का। ये जो 22 की जो सरकार आपकी नहीं बनी, 22 की सरकार नहीं बनी आपकी। 22 की सरकार जब नहीं बनी तो अरे रुक जा बेटा, बाद में जानकारी देना, लिख के दे देना जानकारी, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को और आपके माध्यम से समय समय पे लोग जागरूक करते हैं। आप में से भी कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कई साथियों ने जो एक चैनल ने पहुंचा गांव में बीएलओ कैसे काम कर रहा है, पूरी जानकारी दी है। तो कई स्तर पे हम लोग लड़ना पड़ता है,
ये बीजेपी है, ये हर तरह की बेईमानी करेगी। उससे हमें कार्यकर्ताओं को सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए 27 में इनका जाना तय, इनको बाहर निकालना 27 को। सेक्टर जो सुनील यादव एक्सपायर हुआ है वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है, ये भी बोलो दो हमने उससे। नहीं, वो तो एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को, जो भी है घटना में निष्पक्ष जांच हो। संतोष जी, इसकी समस्या समझ लेना, समझ लेना, फिर हमें दे देना बाद में। ये हमारे पास एक खुद नहीं करना, मैं कह दूं, आप फिर कह रहे हैं ये गड़बड़ इसीलिए हो रहा है, जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा। कितनी बार बताया मैंने आपको, जो है अभी सरकार में, जो काम उनका था वो काम छोड़ के दूसरे काम में लग गए, इसीलिए सब गड़बड़ है। देखिए, डॉक्टर इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, वो काफी है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हर आदमी नहीं समझ पाता है कि किसी को कैसे उत्साहवर्धन किया जाता है, कैसे समाज की संरचना की जाती है, समाज को तो सही दिशा में ले जाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनको बहुत बधाई। ये ट्रेड यूनियन के बिना ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाओगे? ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए ट्रेड यूनियन की सुननी पड़ेगी। ये सब अपनी, देखिए ये सब मैनिपुलेशन है। हाँ जी, ये आउटसोर्स व्यवस्था केवल मैनिपुलेशन है, पक्की नौकरी नहीं देनी पड़े। अब यही हमारे साथी आए थे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं, इन बच्चों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब सरकार डिलीवरी बॉय बनने दे रही है, बताइए कितनी बड़ी संख्या में नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना डाला है सरकार ने। ये आउटसोर्स हम लोग खत्म करेंगे फेसिस में। घोटाला नहीं, अपनी कंपनी के असली घोटाला ये कि अपनी कंपनी के ही माध्यम से सब नौकरी देते हैं। असली घोटाला है कि आउटसोर्स करने वाली कंपनी कौन सी है। मान लिया आजमगढ़ में गए हम लोग, आउटसोर्स पे नौकरी है मेडिकल उनके स्टाफ की, कंपनी बदल गई, तो उन बच्चों का क्या दोष है उसमें जो काम कर रहे थे पहले से? अब आउटसोर्स वाले अपने हिसाब से लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये इश्यू को कौन रिजॉल्व करेगा? अखिलेश जी 2017 के बाद से खबर छपी अखबारों में, परिषदी स्कूल के बच्चों को पकौड़ा और पंचर बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो एनर्जी की जरूरत होगी उसके लिए पाइप लेके जाए, नाली में डालते हैं। बहुत धन्यवाद। आइए।